नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपकी पहली क्लास है, जो आपका पहला चैप्टर जो हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्वेश्चंस कर सकते हो, कहीं से भी क्वेश्चंस कर सकते हो, नो इशू। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपना ही क्वेश्चन आपको दूंगा। आप कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप एक दो बार वीडियोस को देखोगे, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हो। इन केस आप चाहते हो कि भाई मैं वर्कबुक वगैरह भी प्रोवाइड करूं, जैसे मैंने पहले भी कहा है, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं यहाँ नीचे प्रोवाइड करूँगा। तो उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप क्लिक कीजिए, आपको एक दो दिनों से वहाँ पे वर्कशीट्स आना शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात ये कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। जैसे चैनल की रीच बढ़ती है, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे तो मेरा भी मन जो है वो ज़्यादा वीडियोस बनाने का करेगा। ठीक है, अभी मैं आपको इतना कह दूं कि अगर मैंने ये टॉपिक्स उठाए हैं तो मैं ये आपको कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा, चाहे व्यूज़ 100 आए चाहे 50 आए, डजेंट मैटर। मैंने ये अगर टॉपिक उठाया तो मैं कंप्लीट करूँगा इस चीज़ को, मतलब रीजनिंग की बात कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। तो चलिए आप नया चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर है दैट इज़ डाइस। और जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो आप पेन एंड पेपर का इस्तेमाल करो। और आपको कोई भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो टेलीग्राम चैनल में मैंने चैनल ओपन रखा है, आप वहाँ पे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। इन केस यू वांट टू कनेक्ट विद मी ओवर सोशल मीडिया, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल। तो चलिए नया चैप्टर शुरू करते हैं। डाइस नया चैप्टर जो है वो हमने पिक किया है डाइस का। देखिए, इसमें भी मैं, जैसे मैंने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लेवल को अप करता हूँ, उसी तरीके से इसमें भी आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सभी प्रकार के बच्चों के लिए आपको कंटेंट मिलेगा। जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए भी, जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए भी, और जो कहीं मिडवे में है तो उसके लिए भी कंटेंट होगा यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइस में अब हम देखते हैं कि डाइस में किस प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं। देखिए यहाँ पे एक तो हो सकता है कि आपको सिर्फ एक सिंगल डाइस दे और उसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम करे कि बताओ 2 के अपोजिट क्या आएगा, या 1 के अपोजिट क्या आएगा, या 3 के अपोजिट क्या आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये तो सबसे सिंपल है, इसके आने के चांसेस बेयर मिनिमम है, ये क्वेश्चन में नहीं आते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन जो हैं, जिसमें दो डाइसेस आपको दी होती हैं और फिर क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। अब दो डाइसेस जब आपको दिए होंगे यहाँ पे, तो इस पे कुछ नंबर्स लिखे होंगे यहाँ पे। तो हो सकता है कि एक नंबर दो डाइसेस के बीच में कॉमन हो सकता है 2 नंबर कॉमन हो, और हो सकता है कोई भी कॉमन नहीं हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से रहते हैं। और हो सकता है आपको 2 से ज़्यादा डाइसेस भी गिवन हो, जैसे यहाँ पे 2 डाइसेस हैं, हो सकता है 3 डाइसेस 4 डाइसेस आपको गिवन हो। ठीक है, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन हम करेंगे। या फिर ओपन डाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। टाइप 2 और टाइप 4 जो है वो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और क्योंकि सबसे बेसिक जो है वो टाइप 2 में है। ये क्वेश्चन आपको निकालने आ गए तो आप टाइप 1 का क्वेश्चन भी निकाल लोगे, टाइप 3 का क्वेश्चन भी निकाल लोगे, टाइप 4 जो है वो भी निकालोगे। इसमें थोड़े से कंसेप्ट डिफरेंट हैं, लेकिन चीज़ें आराम से हो सकती हैं। अब देख लेते हैं, क्योंकि सिंस मैंने आपको कहा कि टाइप 2 जो है इसमें 3 प्रकार के पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो हर एक पॉसिबिलिटीज़ को हम लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो पहली टाइप है, मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है टाइप 1, व्हेन ओनली 2 पोजीशंस आर गिवन। जब आपको 2 डाइसेस दिए होंगे और 2 डाइसेस में भी मैंने क्या कहा था आपसे कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि एक ही नंबर कॉमन हो 2 डाइसेस के बीच में, हो सकता है 2 कॉमन हो, या हो सकता है कोई भी कॉमन नहीं हो। तो तीनों पॉसिबिलिटीज़ को हम लेंगे। सबसे पहला केस हम उठाने जा रहे हैं, व्हेन ओनली सिंगल साइड इज़ कॉमन, व्हेन ओनली वन साइड इज़ कॉमन। तो देखिए यहाँ पे ये 2 डाइसेस आपको गिवन है। ठीक है, जो मेरी ड्राइंग है उतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे
तो ये दो डाइसेस आपको गिवन है यहाँ पे। क्वेश्चंस फ्रेम करना, क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे। पहले हम बेसिक्स को सीख लेते हैं कि बेसिक्स किस प्रकार रहते हैं इसमें। तो दो दो डाइसेस हैं, अगर आप इन डाइसेस में ध्यान से देखोगे तो आपको कॉमन यहाँ पे 4 दिखेगा, यहाँ पे भी 4 दिखेगा। तो ये सिंगल कॉमन वाले क्वेश्चन आपको देखने हैं। तो आपको यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, मैक्सिमम क्वेश्चन आने के जो चांसेस रहते हैं, आपसे पूछा जाता है कि भाई अपोजिट सरफेस बताओ, चाहे वो 2 का पूछे, 3 का पूछे, 4 का, किसी का भी पूछ सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या ट्रिक रहती है, वो आपको क्या ट्रिक रहती है आपको देखना है। यहाँ पे आपको ये जो कॉमन सरफेस होगा, कॉमन सरफेस, इसी कॉमन पॉइंट को पकड़ना है दोनों डाइसेस में, कॉमन पॉइंट को पकड़ना है दोनों डाइसेस में, और वहाँ से आपको या तो क्लॉकवाइज मूव करना है या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे शर्त कंडीशन क्या है कि दोनों डाइसेस में आपको सेम रोटेशन करनी है। अगर आप पहली डाइस में क्लॉकवाइज रोटेशन चूज़ कर रहे हो तो दूसरे में भी आपको क्लॉकवाइज ही चलना है। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पसंद है तो आप दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे, मतलब सेम रोटेशन करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट डाइसिस में क्या होता है, जो थंब रूल है डाइसिस का, वो ये है। थंब रूल क्या है डाइसिस का? थंब रूल का मतलब होता है जो हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, तो वो रूल ये है कि कोई भी दो सरफेसेस, नो टू सरफेसेस कैन ईदर बी सीन टुगेदर nor can be hidden together। दो अपोजिट सरफेसेस जो हैं, देखो यहाँ पे क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं? 6। 3 आपको दिख रही हैं, 3 इसके पीछे होंगी। ठीक है, सॉरी, ये डाइस जो होता है ना, डाइस, इसकी कितनी सरफेसेस हैं? यहाँ पे 6 सरफेसेस हैं। तो आपको कोई भी, अब थंब रूल क्या कहा मैंने कि कोई भी दो अपोजिट सरफेसेस ना एक साथ दिख सकती हैं ना एक साथ छिप सकती हैं। ठीक है, दो अपोजिट सरफेसेस एक साथ छिप कैसे जाएंगी? ना ही वो एक साथ दिखेंगी आपको। देखो 4 और 5 ये जो सरफेसेस, इनको एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड्स। 4 के अपोजिट इसके बैक साइड में होगी, वो आपको दिखेगी थोड़ी। इसके अपोजिट सरफेस इस तरफ से होगी, वो आपको दिखेगी। इन 5 के अपोजिट जो होगी वो बॉटम में होगी, वो आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या थंब रूल बताया मैंने आपको कि दो सरफेसेस ना ही एक साथ दिख सकती हैं ना ही एक साथ छिप सकती हैं। ये थंब रूल है, ये हर जगह अप्लाई होगा। आगे आप देखेंगे कि मैं इसका अप्लाई किस तरीके से करता हूँ। ठीक है, ये आपको जहाँ पे क्वेश्चन नहीं निकलेगा वहाँ पे भी अप्लाई होते हैं ये। ठीक है, तो दोबारा बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये था 4, 5 एंड 6। आई थिंक ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि कोई भी कॉमन नंबर लेके आपको रोटेशन करनी है। ठीक है, रोटेशन करनी है। तो मैं यहाँ से 4 नंबर लेके क्लॉकवाइज रोटेशन करता हूँ। कौन सी रोटेशन कर रहा हूँ? क्लॉकवाइज। तो कैसे लिखूँगा मैं इसको? 4 के बाद क्या आया? 3, और 3 के बाद क्या आया? 2। इस तरीके से मैंने लिखा। आप इसमें भी 4 को पकड़ो और 4 के बाद इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन करो। जब आप इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन करोगे तो 4 के बाद क्या आया? 5, और 5 के बाद क्या आया? 6। तो आप ये जो पेयर्स यहाँ पे बनेंगे, ये जो पेयर्स यहाँ पे बन रहे हैं, वो जो पेयर्स होंगे वो आपके अपोजिट सरफेसेस होंगे। वो क्या होंगे? आपके अपोजिट सरफेसेस। अब देखो यहाँ पे 4, 3, 2, 5 और 6 आ गया। अब यहाँ 4 के अपोजिट 4 थोड़ी रहेगा, जो सरफेस रहेगी वो सरफेस यहाँ पे आएगी। कौन सी सरफेस रहेगी? यहाँ पे 1। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 के अपोजिट क्या आ गया? 1, और 3 के अपोजिट क्या आ गया? 5, और 2 के अपोजिट क्या आ गया? 6। बस अपोजिट सरफेस निकल गई। ये बेसिक आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन को टफ़ कैसे करते हैं? आप बोलोगे बस अपोजिट सरफेसेस। क्वेश्चन को टफ़ हमेशा ऑप्शंस के थ्रू बनाया जाता है। क्वेश्चन इतना कुछ खास नहीं होता है। किसी भी सिंपल क्वेश्चन को इस तरीके से अगर ऑप्शन उसके मतलब घुमा के दिए जाए तो वही क्वेश्चन टफ बन जाता है। ठीक है, तो इस केस इनमें भी आप देखेंगे कि आगे के ऑप्शंस को मैं कैसे आराम से घुमा के आपको बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि ये टफ़ हो गया। तो देखें यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि या तो क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है। आप बस एक ही याद रख लीजिए कि क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है। जो भी कॉमन नंबर होगा वहाँ से आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे अब ये जैसे आपने सीख लिया यहाँ पे
कि कॉमन नंबर क्या। आप देखिए यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इफ़ 5 इज़ एट द बॉटम, इफ़ 5 इज़ एट द बॉटम देन व्हाट शुड बी ऑन द टॉप। मतलब अगर 5 बॉटम में होगा तो टॉप पे क्या होगा। सिंपल सी बात है, ये आपको बोल रहा है कि बताओ 5 के अपोजिट, क्योंकि बॉटम सरफेस का अपोजिट क्या होता है, टॉप सरफेस। तो ये आपसे पूछ रहा है बताओ 5 का अपोजिट क्या आएगा, 5 का अपोजिट क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पे। देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन मुझे यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, सिंगल कॉमन है। तो 5 से रोटेशन करना शुरू कर लीजिए। यहाँ से क्लॉकवाइज में रोटेशन अगर लिखेंगे आप तो 5 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा। इसमें भी 5 के बाद क्लॉकवाइज रोटेशन कीजिए, 5 के बाद क्या आ रहा है, 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो ये अपोजिट सरफेसेस मिल गए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गया। कौन सी सरफेस रहेगी यहाँ पे, तो 6 रहेगी। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे आप 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। तो अपोजिट सरफेस आपसे पूछा गया था व्हाट इज़। अब ये अपोजिट सरफेसेस है, यहाँ पे 5 के अपोजिट 6 है, 1 के अपोजिट 2 है, 3 के अपोजिट 4 है। अब इसमें से आपको कुछ भी पूछ सकता था। आपसे पूछा गया था 5 का अपोजिट सरफेस बताओ, तो 5 का अपोजिट सरफेस क्या आ जाएगा, 6। तो व्हाट इज़ द आंसर, 6 विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, आप वीडियो को 1.5x या 2x जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप करके पढ़ सकते हो, ताकि आपका टाइम जो है वो कम वेस्ट हो वीडियो पे। देख लीजिए यहाँ पे, व्हाट इज़ द नंबर एट द बॉटम सरफेस ऑफ फिगर फर्स्ट। आपसे पूछा गया है कि इस फिगर फर्स्ट का बॉटम में कौन सा नंबर होगा। ठीक है, बॉटम सरफेस पे कौन सा नंबर होगा, टॉप सरफेस पे कौन सा है, 2। इसका मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 का अपोजिट सरफेस कौन सा होगा, 2 का अपोजिट सरफेस कौन सा होगा। तो पहले और दूसरे में अगर आप देखेंगे यहाँ पे मुझे 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 3 से आप क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, 3 से आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन करने पर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद क्या आएगा, 2। उसी तरीके से इसमें 3 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद क्या आएगा, 6। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 6 आ चुका है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मतलब 5। तो अपोजिट सरफेसेस क्या क्या बन गए आपके, 3 के अपोजिट 5 आ गया, 1 के अपोजिट 4 आ गया, 2 के अपोजिट 6 आ गया। तो कुछ भी पूछ सकता था वो। आपसे पूछा गया है कि 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के अपोजिट क्या है, 6। तो व्हाट विल बी द आंसर, 6 विल बी द आंसर। ठीक है, तो 6 विल बी द आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए आप यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स थर्ड सीक्वेंस ऑफ द डाइस। अब इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए ये 2 सीक्वेंसेस हैं, तो तीसरा सीक्वेंस कौन सा पॉसिबल है। तो देख लीजिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। सेम क्वेश्चन है, आप देखिए 2 डाइसेस हैं आपको। सबसे पहले आपको देखना है डाइसेस में इसमें कोई कॉमन तो नहीं है। ठीक है, कॉमन है क्या इसमें, 1 3 और 5, इसमें 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो 3 से क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पे करो, 3 से क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पे करो। तो 3 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा, 1। इसमें 3 के बाद क्या आ जाएगा, 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2। ठीक है, इसका मतलब अपोजिट क्या आ गया, 3 के बाद 3 के अपोजिट आ जाएगा 2, और 5 के अपोजिट आ जाएगा 4, और 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6। अब ये कह रहा है कि कौन सा सीक्वेंस जो है वो सही है। तो एक थंब रूल मैंने आपको बोला था कि कोई भी अपोजिट सरफेस ना एक साथ दिख सकती हैं ना एक साथ छिप सकती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 के अपोजिट 2 है, यहाँ पे 2 और 3 जो हैं वो अपोजिट सरफेसेस हैं, लेकिन उन्होंने क्या दिए हैं यहाँ पे, एडजेसेंट सरफेसेस पे। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे आप 4 5 और 6, 4 और 5 क्या हैं आपस में, अपोजिट सरफेसेस। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, दो, क्योंकि जो अपोजिट सरफेसेस वो एडजेसेंट थोड़ी हो सकती हैं। ठीक है, उसी तरीके से इस ऑप्शन में अगर आप देखोगे, यहाँ पे तो 1 और 6 भी अपोजिट सरफेसेस है, यहाँ पे इन्होंने साथ में दिए। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन सही है, 2 6 और 4। ठीक है, ये थर्ड पॉसिबिलिटी बन सकती है इसमें। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो थंब रूल है वो याद रखना है कि कोई भी 2 सरफेसेस ना एक साथ दिख सकते हैं ना एक साथ छुप सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक साथ दिख गए इसका मतलब ये गलत है, एक साथ दिख गए इसका मतलब ये गलत है, एक साथ दिख गए इसका मतलब ये गलत है। ना ही एक साथ छिप सकती हैं, उसके भी क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे किस प्रकार से उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं यहाँ पे।
अब देखिए यहाँ पे दो डाइसेस आपको गिवन है, विच ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब दो सीक्वेंस आपको फिर से दिए हैं और इसमें से कौन सा सीक्वेंस सही है। सेम क्वेश्चन जैसे ऊपर आया था उस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर है। तो देख लीजिए इसमें आपका कॉमन क्या है, इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 से क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकते हैं। अब मैं इतना एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता चल रहा होगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे 3 के बाद क्या आएगा, पहले वाले में 3 के बाद 6, 6 के बाद 2, इस लास्ट वाले में देख लीजिए यहाँ पे 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ कौन सी सरफेसेस बच गई, 1 2 3, अब यहाँ पे बच गया 4। इसका मतलब अपोजिट सरफेसेस क्या हैं, 3 के अपोजिट 4 है, ठीक है। ये इस तरीके से हैं, ठीक है। 6 के अपोजिट 5 है और 2 के अपोजिट क्या है 1। इस ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं की मैंने। 3 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 4, हाँ मतलब ऐसे ये वर्टिकल पेयर्स में अपोजिट होते हैं, ठीक है, वर्टिकल पेयर्स में। तो 2 के अपोजिट में 1 है, तो ये अपोजिट सरफेसेस मिल गए आपको। अब वही अप्लाई करना है थंब रूल कि नो टू अपोजिट सरफेसेस कैन ईदर बी सीन टुगेदर नॉट दे कैन बी हिडन टुगेदर। देख लीजिए यहाँ पे इन सरफेस में देख लीजिए 2 4, देखिए 2 3 और 4, 3 और 4 आपस में क्या हैं अपोजिट हैं। तो 3 और 4 अगर अपोजिट हैं तो एक साथ कहाँ से आ गई, इसका मतलब ये गलत है। 4 5 और 6 देख लीजिए यहाँ पे 4 5 और 6, इसमें 5 और 6 अपोजिट हैं, 5 और 6 अपोजिट हैं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। 1 4 और 5 देख लीजिए यहाँ पे 1 4 और 5, ये ठीक है, इसका मतलब ये गलत होना चाहिए। 1 2 और 3, 1 और 2 आपस में क्या है अपोजिट सरफेसेस हैं, 1 और 2 अगर अपोजिट सरफेसेस हैं तो एडजेसेंट में कैसे आ गई है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए बच्चों आपको कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग में कुछ हो जाता है। जैसे पहले वीडियोस में भी मैंने देखा कि जब मैं उसको मीन वैल्यू निकाल रहा था तो 20 + 2 बाई आई थिंक ऐसे कुछ था, आई थिंक 22/2 ऐसे कुछ था, तो मैंने इसको 11.5 लिख लिया। हाँ ये मैं मानता हूँ कि ये गलती है, लेकिन आपको देखना क्या है यहाँ पे, मैं एक्चुअली वहाँ समझाना चाहता था आपको मिडवे कि अगर पॉइंट में वैल्यू आ गई तो आपको मिडवे कैसे निकालना है। तो उस केस में आपको 11 और 12 के बीच, कहने का मतलब स्लिप ऑफ टंग की पॉसिबिलिटी देखो किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन स्लिप ऑफ कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा समझने में और सीखने में, कुछ नया सीख रहे होंगे आप। देखो अप्रोच करने का जो तरीका होता है क्वेश्चन को वो डिफरेंट होता है, ठीक है। आप डिफरेंट टीचर से पढ़ रहे हैं, सारे टीचर कुछ ना कुछ अच्छा ही पढ़ाते होंगे, लेकिन सिंस हमारे इस चैनल की टैगलाइन भी यही है कि पढ़ाई वही सोच नहीं, तो आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो आप यहाँ पे सीख रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को अप्रोच करें। और मैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये बेसिक वो सब चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। आपके माइंड को शार्प करना मेरा काम है, ठीक है, कि आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज़, किस डायरेक्शन में आपका माइंड सोचता है, किस तरीके से सोचता है, ठीक है। वो उन चीज़ों को हमने ध्यान देना है यहाँ पे कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे आपको 3 डाइसेस दिए हैं, ठीक है, मतलब 3 डाइस नहीं दिए हैं, बेसिकली दी आपको 2 ही डाइस हैं। और इस डाइस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा यहाँ पे। तो इन 2 डाइसेस को अगर आप देखोगे 2 3 और 6, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 6 5 और 4, तो क्या कॉमन है यहाँ पे 6 कॉमन है, 6 कॉमन है। तो 6 से आप क्लॉकवाइज रोटेशन कीजिए, 6 से क्लॉकवाइज रोटेशन कीजिए, तो 6 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, इसमें 6 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा। तो 6 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, इसका मतलब ये पेयर्स बन गए अपोजिट सरफेसेस के। तो क्या आ गया 6 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट क्या आ गया 4, ये अपोजिट सरफेसेस बन गए। अब देखें यहाँ पे एक का अपोजिट सरफेस यहाँ पे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसका मतलब एक का अपोजिट सरफेस क्या है 6, इसका मतलब 6 काट दो ऑप्शन में से। तो ये तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के। वो बस मैं चाहता तो बस वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करके ख़त्म कर देता, लेकिन क्वेश्चन कल को इस प्रकार से आएगा, आप बोलोगे यार क्वेश्चन हुआ ही नहीं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो एक ये समझ आया आपको मैंने कैसे काटा ये। सिंस यहाँ पे 1 है तो इसकी अपोजिट सरफेस यहाँ पे नहीं होगी, नहीं तो एडजेसेंट सरफेस होगी। तो 1 का अपोजिट क्या है 6, तो 6 ऑप्शन में से मैंने कर दिया। उसी तरीके से ये जो 3 है 3 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट 4 है, तो 4 भी मैंने काट दिया। लेकिन फिर भी 2 ऑप्शन रहेगी। अब क्या ऑप्शन रह गया 1 और 2, ठीक है। सिंस 1 यहीं पे प्रेजेंट है, ये ऑप्शन को बिल्कुल ईजी किया गया है, यहाँ पे कुछ और देना चाहिए था।
यहाँ पे तीन की जगह यहाँ एक है तो एक तो नहीं आएगा, यहाँ पे एक तो एक ही जगह आएगा ना, इसलिए एक भी नहीं आएगा। इसका आंसर क्या रहेगा? दो। तो दो आ गया इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। वैसे भी मैंने क्या कहा था आपको, अगर आप देखोगे थंब रूल में मैंने कहा था कि कोई भी दो सरफेसेस ना एक साथ दिख सकती हैं ना एक साथ छिप सकती हैं, क्योंकि 2 और 5 जो हैं वो अपोजिट सरफेसेस हैं। तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि 2 और 5 दोनों में से किसी एक को दिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दोनों एक साथ छिप नहीं सकती हैं, तो दोनों एक साथ नहीं छिप सकती हैं तो क्या आएगा यहाँ पे? या तो 2 आता है या 5 आता। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या आता है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ 2 है तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे सिंपल सा है, फिर से आपको दो डाइसेस दिए हैं यहाँ पे, और दो डाइसेस के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो इसमें से देख लीजिए कॉमन सरफेस क्या है। मुझे यहाँ पे 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 कॉमन दिख रहा है। 4 के बाद आप क्लॉकवाइज रोटेशन कर लीजिए दोनों में। तो पहले वाले में 4 के बाद क्लॉकवाइज रोटेशन करने पर 6 आ रहा है, 6 के बाद 1 आएगा। इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन करने के बाद कैसा आ रहा है? 4 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 2 आ रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन रह गया? आई थिंक 5 रह गया मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये वर्टिकल सरफेसेस जो हैं, वर्टिकल सरफेसेस, सॉरी ये आगे वो आपके अपोजिट सरफेसेस। तो अपोजिट सरफेसेस क्या बन गए? 4 के अपोजिट 5 आ गया, 6 के अपोजिट 3 आ गया, 1 के अपोजिट 2 आ गया। ये अपोजिट सरफेसेस मिल गए मेरे पास। अब ऑप्शन आपके पास गिवन है। अब ऑप्शन में देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। मैंने क्या कहा कि 5 का अपोजिट यहाँ पे नहीं पॉसिबल है, तो 5 का अपोजिट क्या है? 4। इसका मतलब 4 को यहाँ पे ऑप्शन में काट दो। उसी तरीके से 1 का अपोजिट क्या है? 1 का अपोजिट 2 है, 1 का अपोजिट भी नहीं आ सकता यहाँ पे। ठीक है, 1 का अपोजिट 2 है तो 2 को ऑप्शन में काट दो। अब ऑप्शन बचा 1 या 6। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि भाई 1 या 6 को क्वेश्चन में से कैसे कर सकते हैं, कि 1 आएगा कि 6 आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये भी सिंपल है। यहाँ पे 1 यहाँ पे दिया है, तो 1 अगर यहाँ पे दिया तो 1 यहाँ पे नहीं आ सकता, इसलिए 1 यहाँ भी कट जाएगा। इसका मतलब 6 आंसर है। क्या आंसर है? 6 आंसर है। तो ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, कुछ गड़बड़ होगी, इसका मतलब सेम क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था। देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, मैं कुछ यहाँ पे समझाना चाहता हूँ आपको, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको सेम सेम प्रकार के आ गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे फिर से आपको इस सरफेस पे पूछा गया है कि इस सरफेस पे क्या आएगा यहाँ पे। तो फिर से आप वही मेथड अपनाएंगे कि क्या इन दो सरफेसेस में क्या क्या कॉमन है। इन दो सरफेसेस पे ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो 3 से क्लॉकवाइज रोटेशन कीजिए ज़रा। पहले वाले में 3 से क्लॉकवाइज रोटेशन करने पे 3, 1 और 2 आएगा। इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन करने पे 3, 4 और 5 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। तो अपोजिट सरफेसेस क्या मिल गया आपको? 3 के साथ 6 मिल गया, 1 के साथ 4 मिल गया और 2 के साथ 5 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे कि आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या है? 6। तो 3 का अपोजिट 6 है तो इसको काट दीजिए। 2 का अपोजिट 5 है तो इसको काट दीजिए। अब 1 और 4, ठीक है, अब 1 और 4 यहाँ पे ये सीखने वाली बात है, ये मैं सिखाना चाहता था कि मान लीजिए 2 तो काट लिए। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? अब तो 2 ऑप्शन रह गए, अब 2 ऑप्शन को कैसे टैकल करोगे? अब देख लीजिए यहाँ पे, अगर आपको देखो आंसर आपको क्वेश्चन से ही मिलेगा, आपको बाहर से कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आपको फिगर्स को फिर से देखना है। अगर आप पहली फिगर और लास्ट वाली फिगर को देखेंगे, इसमें भी 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन में पहले फिगर और लास्ट वाली फिगर में आप किसी एक नंबर को पकड़ लिए जो 2 कॉमन है ना यहाँ पे। अब मुझे बताओ, जब आप 2 से 3 जा रहे हो तो कौन सी रोटेशन हो रही है? क्लॉकवाइज रोटेशन। लेकिन जब आप यहाँ पे 2 से 3 जा रहे हो, इसका मतलब किस रोटेशन में जा रहे हो आप? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। कहने का मतलब जो पहली फिगर और दूसरी फिगर है वो आपस में क्या है? अपोजिट हैं। क्या है? आपस में अपोजिट हैं। अपोजिट है, इसका मतलब एक नहीं आ सकता यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे एक की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज एंटी ये आपस में उल्टे हैं ना। इसका मतलब एक की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो किसकी पॉसिबिलिटी है? 4 की। किसकी पॉसिबिलिटी है? 4 की। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, वैसे भी आप आगे देखेंगे 2 कॉमन में आप देखेंगे कि अगर 2 नंबर हैं यहाँ पे, 2 नंबर है यहाँ पे, 2 और 3 यहाँ से ये क्लॉकवाइज में और यहाँ 2 और 3 एंटी क्लॉकवाइज में होंगे, तो यहाँ 1 का अपोजिट सरफेस आता है। क्या आता है यहाँ पे? 1 का अपोजिट सरफेस आता है यहाँ पे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। ये बेसिकली सिखाना चाहता था मैं आपको कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। दोबारा देख लीजिए मैंने क्या बोला आपको। यहाँ पे ये अपोजिट सरफेसेस तो आप निकाल लोगे, अपोजिट सरफेसेस निकाल लिया आपने।
अब उसके बाद आपको ऑप्शंस खाली करने थे यहाँ पे। तो 3 का अपोजिट क्या था यहाँ पे 6, तो 6 काट दिया मैंने। उसके बाद 2 का अपोजिट क्या था 5, तो 5 को काट दिया मैंने। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए थे, 1 और 4। अब क्या करूँ मैं? तो अब मैंने क्या किया, ये जो फर्स्ट फिगर है और जो ये थर्ड वाला क्वेश्चन वाला है, इसको मैंने कंपेयर किया। यहाँ पे 2 और 3 दोनों में कॉमन है, 2 और 3 दोनों में कॉमन है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो 2 से 3 जब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, तो किस मूवमेंट में जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ जब मैं 2 से 3 जा रहा हूँ तो किस मूवमेंट में जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज में। इसका मतलब यहाँ पे ये सरफेसेस जो हैं वो अपोजिट सरफेस है। इसका मतलब एक एक तो नहीं आएगा यहाँ पे, एक का जो अपोजिट होगा वही आएगा। तो एक का अपोजिट क्या है 4, इसलिए क्या आ गया 4। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको इजीली ज़्यादा समझ आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट है। आपको ए बी सी दिया है यहाँ पे और डी ई दिया है यहाँ पे। तो आपको पूछा गया है कि भाई इस क्वेश्चन को आपसे ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे इसमें देख लीजिए बी और सी की रोटेशन किस प्रकार से है। बी से जब आप सी जा रहे हो, अब यहाँ पे ये अलग अलग क्वेश्चन हैं, ये ऑप्शंस नहीं है, ये दीज आर नॉट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अलग अलग क्वेश्चन हैं, दीज आर नॉट ऑप्शन। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को मैं इन दोनों के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो बी और सी मुझे यहाँ दिखा। ठीक है, बी और सी यहाँ है, बी और सी यहाँ पे। लेकिन बी और सी जहाँ, अगर मैं बी से सी की ओर जा रहा हूँ तो कैसे जाऊँगा, क्लॉकवाइज। यहाँ मैं बी से सी की ओर जाऊँगा तो कैसे जाऊँगा, एंटी क्लॉकवाइज। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ए का अपोजिट सरफेस आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपोजिट सरफेस आएगा। ए का अपोजिट सरफेस आपको यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले आपको अपोजिट सरफेस यहाँ से निकालना है, और निकाल सकते हो आप अपोजिट सरफेस अगर आप रोटेशन में देखोगे तो देख लीजिए यहाँ पे इसमें कॉमन क्या था, ए था पहले वाले में, ए से बी गया, बी से सी गया। इसमें ए से डी गया, डी से ई गया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। यहाँ ए की जगह क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई, यहाँ पे एफ आ जाएगा। ठीक है, तो एक अपोजिट सरफेसेस क्या आ गए, ए का अपोजिट सरफेस एफ, ठीक है, बी का डी और सी का ई। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो मैंने क्या कहा कि इसमें आपने देखा कि बी और सी क्लॉकवाइज रोटेशन में है, यहाँ बी और सी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में है। इसका मतलब यहाँ पे ए का अपोजिट आएगा, तो ए का अपोजिट क्या है, एफ इज़ द आंसर। उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ बी और सी क्या है, क्लॉकवाइज है। यहाँ पे बी और सी क्या है, क्लॉकवाइज है। क्या है, क्लॉकवाइज है। अगर ये बी और सी क्लॉकवाइज है तो ये सेम हो गया ना। इसका मतलब ए की जगह ए ही आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा यहाँ पे। अगर सेम रोटेशन में दोनों हैं तो इस फिगर पे हमेशा सेम ही आएगा, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर आएगा, तो ए आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए ई और डी, यहाँ डी और ई देख लीजिए। डी से ई जाने पे आपका रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। यहाँ डी से ई जाने पे रोटेशन आपका क्या है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है, जो सरफेस यहाँ पर है वही सरफेस यहाँ पे होगी। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे आप ई से अगर मैं डी आ रहा हूँ तो क्लॉकवाइज रोटेशन में आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ में जब ई से डी आ रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में आ रहा हूँ। अब ई से डी आ रहा हूँ मैं, ई से डी, तो एंटी क्लॉक अपोजिट सरफेसेस हो गए। इसका मतलब यहाँ पे ए का अपोजिट आएगा, तो ए का अपोजिट क्या है, एफ, तो एफ विल बी द आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस करने हैं। आपको बेसिक कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो क्या सीखा आपने इसमें नया, पहले तो आपने जो अपोजिट सर्फेसेस जैसे आप करते आ रहे हो वैसे करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर दो दो नंबर कॉमन है यहाँ पे, तो दो दो क्वेश्चन के साथ आपको दो, क्योंकि फिगर में आपको फाइंड आउट करना है, तो दो जो कॉमन है आपको देखना है कि उनमें आपस में रोटेशन सेम नंबर किसी एक को पिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर तो दोनों में सेम है, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, अगर दोनों में सेम रोटेशन है, जो फेस तीसरा फेस आपको वहाँ पे होगा वही मिसिंग नंबर की प्लेस पे आएगा। अगर तो अपोजिट है, जो फेस वहाँ पे होगा उसका अपोजिट सरफेस यहाँ पे आएगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि इस टाइप में मैंने आपको बोला था कि 3 टाइप के क्वेश्चन, इसमें इसी टाइप में मैंने बोला था ना, 1 कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन। तो अभी तक आपने 1 कॉमन वाले क्वेश्चन देख लिए। अब हम देखते हैं कि 2 कॉमन सरफेसेस अगर दी होंगी, तो 2 कॉमन सरफेसेस अगर दी होंगी तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। अब है 2 कॉमन सरफेसेस। ठीक है, तो 1 कॉमन सरफेस में आपने देखा कि आपका आंसर जो था वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा था।
टू कॉमन सरफेसेस में थोड़ी दिक्कत आती है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, ठीक है, नहीं सही ऑप्शन नहीं बनते हैं बराबर। तो देख लीजिए यहाँ पे टू कॉमन सरफेसेस में अभी मैंने आपको सिखा लिया टू कॉमन, ये भी उसमें आ गया। अब देखिए यहाँ पे सीखने वाली बात है कि ये 2 और 3 की रोटेशन, और यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पर यहाँ 2 से अगर आप 3 की ओर जाओगे तो क्लॉकवाइज जा रहे हो यहाँ, लेकिन अगर 2 से 3 की ओर जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज आपको सेम नंबर से मूवमेंट शुरू करनी है। अगर मैंने यहाँ 2 से मूवमेंट शुरू की तो यहाँ भी 2 से ही मूवमेंट शुरू करनी है, ऐसा नहीं कि 3 से शुरू कर दी मूवमेंट, ठीक है, सेम नंबर से मूवमेंट कर, रेफरेंस पॉइंट शुड बी सेम। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्या है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब एक के ऑपोजिट क्या होगा 4, एक के ऑपोजिट क्या होगा 4, एक के ऑपोजिट 4 होगा। अब जो बाकी नंबर रह गए 2 और 3 के, 2 और 3 तो एडजेसेंट है ना, ये ऑपोजिट नहीं होंगे, तो इनके ऑपोजिट क्या क्या नंबर की पॉसिबिलिटी बनती है, 1 2 3 4 तो आ चुका है, या तो 5 होगा या 6 होगा, ये और में है। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, एक के ऑपोजिट 4, ये तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि एक के ऑपोजिट 4 है, लेकिन 2 के ऑपोजिट जो होगा वो 2 के ऑपोजिट जो होगा वो 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। उसी तरीके से 3 के ऑपोजिट जो होगा वो 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इसी प्रकार से यहाँ से अगर आप देखोगे तो 5 के ऑपोजिट जो होगा, 5 के ऑपोजिट वो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। 6 के ऑपोजिट जो होगा वो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। एग्जैक्ट आंसर इसमें 2 कॉमन वाले में नहीं मिलता है। अब लेकिन हम देखेंगे कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जाता है, क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो ज़रा क्या कॉमन है, तो ए और बी में अगर आप देखोगे ए से बी जब आप जा रहे हो तो क्लॉकवाइज जा रहे हो, लेकिन यहाँ जब ए से बी जा रहा हूँ मैं तो कैसे जा रहा हूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज। जब ए से बी एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा हूँ तो क्या आंसर बनेगा इसका, ये थोड़ा मिटा दूँ मैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ए से बी मैंने कहा क्लॉकवाइज, यहाँ ए से बी एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब सी, ये वाली सरफेस सी और डी आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। बाकी उनका एग्जैक्ट आपको नहीं आएगा क्योंकि ए और सी एडजेसेंट में है, तो इसके अलावा कौन से बच गए, ए और सी आ गए, और एक तो बी बच गया, और ए बी सी डी और ई, नहीं एफ आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ए बी सी डी, अरे क्या हो गया, क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ देखिए यहाँ पे मैंने क्या गड़बड़ कर दी, यहाँ एक ए और सी लिख दिया मैंने, ए और सी नहीं, यहाँ पे ए और बी आएगा, दोबारा लिखना पड़ेगा इसको कट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है फ्लो में। देखिए सी और डी तो अपोजिट आ गया, सी और डी तो अपोजिट आ गया, लेकिन ए बी के अपोजिट क्या रहेगा, फिर ए बी के अपोजिट जो होगा वो होगा ई और एफ, ई और एफ। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सी और डी का तो एक्यूरेट पता चल गया कि ए का अपोजिट क्या है, तो ए का अपोजिट या तो ई आएगा या तो एफ आएगा। उसी तरीके से बी का अपोजिट क्या आ जाएगा, या तो ई आएगा या तो एफ आएगा। अगर यहाँ से पूछा जाए कि भाई बताओ ई का अपोजिट क्या आ जाएगा, तो ई का अपोजिट या तो ए आएगा या तो बी आएगा, स्लैश का मतलब और है यहाँ पे। एफ का अपोजिट क्या आएगा, तो या तो ए आएगा या तो बी आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। अभी तो आपने सिर्फ सीखा, अब इसको अप्लाई भी करना है कि किस प्रकार से आप इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देख लीजिए क्वेश्चन, इसमें देख लीजिए आप 2 4 और 2 3 और 4, ठीक है। तो इसमें देखेंगे 3 और 4 यहाँ पे कॉमन है, 3 और 4 यहाँ पे कॉमन है, लेकिन 3 से 4 जब मैं रोटेशन कर रहा हूँ तो इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन आ रही है। तो देखें यहाँ पे 3 से 4 जब मैं रोटेशन कर रहा हूँ तो क्या रोटेशन आ रही है, क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ जब मैं 3 से 4 जा रहा हूँ तो क्या रोटेशन आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब 3 4 को छोड़ के 2 और 6 क्या है इसमें, अपोजिट सरफेसेस। 2 और 6 क्या है, अपोजिट सरफेसेस। 2 और 6 अपोजिट सरफेस आगे। आप देख लीजिए यहाँ पे 2 और 6 अपोजिट आगे, इसका मतलब बाकी कौन कौन से रह गए, 3 और 4 तो अपोजिट नहीं है, 3 और 4 तो एडजेसेंट है, इसका मतलब 3 और 4, इसका मतलब 1 और 5 के अपोजिट रह गए वो, ठीक है। तो 2 और 6 तो कंफर्म हो गया कि अपोजिट हैं। इसका मतलब 2 और 6 अगर अपोजिट हैं तो एक साथ नहीं दिख सकते, एक साथ नहीं दिख सकते, तो 2 और 6 इन्होंने कैसे लिख दिया यहाँ पे, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। 2 और 6 आपस में अपोजिट है ना, एडजेसेंट थोड़ी है। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 और 6 आपस में यहाँ पे एक साथ कैसे दिख गए, इसका मतलब ये भी गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पे 2 ऑप्शंस तो गए,
अब आपको यहाँ पे देखना है 3, 4 और 5, 1, 5 और 6। अब मुझे बताइए कि इस ऑप्शन में 3, 4 और 5 में 3, 4, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, क्या इनके अपोजिट में 5 है या नहीं है? ये 5 या तो 3 के अपोजिट होगा, या तो 3 के अपोजिट होगा, ये या तो ये 4 के अपोजिट होगा, दो में से एक तो होगा ही होगा। इसका मतलब ये भी गलत होगा फिर, ठीक है, ये भी गलत होगा। अब 1, 5 और 6, अब देखिए यहाँ पे 1, 5 और 1, 5 तो यहाँ पे लिख लिया, और 6 किसके अपोजिट है? 2। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, क्योंकि 1 और 5 आपस में एडजेसेंट हैं, ये एक साथ दिख सकते हैं 1 और 5, और 6 के अपोजिट तो वैसे ही 2 है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। अब दोबारा देख लीजिए ये वाला ऑप्शन में से मैंने कैसे काटा, क्योंकि यहाँ पे 3, 4 और 5 दिया था, 3, 4 और 5, 3 और 4 तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ 5 नहीं आ सकता, क्योंकि 5 या तो 3 के अपोजिट होगा या तो 4 के अपोजिट होगा, इन्हीं दो में से किसी एक के अपोजिट होगा, तो यहाँ पे थोड़ी दिखेगा, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी रीजनिंग या मैथ्स में, ठीक है, कि किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए कि कॉमन क्या है। ए और बी कॉमन है, ए और बी कॉमन है। ए से बी जब मैं जा रहा हूँ तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, और ए से बी जब यहाँ पे जा रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब सी के अपोजिट क्या आ जाएगा? डी। सी के अपोजिट क्या आ जाएगा? डी। इसका मतलब ए और बी के बाद क्या रह गया? ई और एफ। ई और एफ, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देख लेते हैं, सी और डी आपस में नहीं दिख सकते, सी और डी आपस में एक साथ नहीं दिख सकते, वही थंब रूल जिसकी मैं बात कर रहा था। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो सी और डी कहीं और दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? सी और डी, ठीक है, तो नहीं दिख रहे हैं मेरे ख्याल से, सी और डी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इस ऑप्शन को देख लेते हैं कि सी, ई और ए। यहाँ पे सी है, सी कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद ई है और ए है। यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म नहीं है, क्योंकि ई के अपोजिट बी भी हो सकता है, ई के अपोजिट ए भी हो सकता है। इस ऑप्शन को अभी रहने देते हैं। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ए, बी और ई। ए, बी और ई, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ए, बी के अपोजिट में या तो ई आएगा या तो एफ आएगा, ये किसी ए के अपोजिट तो होगा ही, ये तो डन है। ये ई या तो ए के अपोजिट होगा या ई बी के अपोजिट होगा, इसलिए यहाँ पे ये नहीं आएगा, क्योंकि किसी ए के अपोजिट भी अगर होगा ये, तो ये यहाँ पे एक साथ नहीं दिख सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। अब लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं कि ए, बी मैंने लिख लिया, इसके साथ मैंने लिख लिया एफ। इसमें भी वही दिक्कत है कि ए, बी का अपोजिट या तो ई है या तो एफ है। इसका मतलब ये एफ जो है या तो बी का अपोजिट होगा या तो ए का अपोजिट होगा। ये हमें एक्यूरेट नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ना कि होगा ही होगा। अब कौन सा होगा नहीं पता है, लेकिन हम वही थंब रूल लगा के ये तो लगा सकते हैं ना कि एफ जो है या तो बी के अपोजिट है या तो ए के अपोजिट है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस ऑप्शंस को अप्रोच करना आपको आना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, जो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपना थोड़ा सा प्यार दिखाइए कि आपको पढ़ के कितना अच्छा लग रहा है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कुछ नया सीख रहे हैं इस चैनल पे या नहीं। देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसी में है ये 1, 2 और 3, 1, 3। अब देखिए यहाँ पे 1, 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 1, 3 कॉमन है, ठीक है। तो 1, 3 कॉमन है, इसका मतलब 1 से 3, जब मैं 3 से 1 जा रहा हूँ, यहाँ पे 3 से 1 जब जा रहा हूँ, मूवमेंट कैसे हो रही है? क्लॉकवाइज। लेकिन जब यहाँ पे 3 से 1 पे जा रहा हूँ तो कैसे मूवमेंट हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब 2 के अपोजिट कौन सा होगा? 5। ये तो एग्जैक्ट है कि 2 के अपोजिट 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद 1/3 के अपोजिट क्या होगा? 1/3 जो वो कॉमन है ना, ये तो एडजेसेंट है। अब इसके अलावा क्या बच गए? 4 और 6। अब इन्हीं रूल्स को हम अप्लाई करेंगे कि बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। कि 4 होगा, 4 या 1 होगा, 2 या 2, मतलब आंसर के क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं यहाँ पे, ठीक है। मुझे लग रहा है इसमें एक फिगर की कमी है, इसमें एक फिगर बनाना चाहिए था, और ठीक है, एक फिगर बनेगा तो ही तो आंसर होगा, कुछ गड़बड़ है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें नहीं फ्रेम किया गया था। क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन है कि बताओ अपोजिट सरफेस ऑफ 6, अपोजिट सरफेस ऑफ 6 की 6 के अपोजिट आपको यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है आप कि 6 के अपोजिट जो है वो 1 होगा या 3 होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 6 के अपोजिट, देखें यहाँ पे ऑप्शन को किस किस प्रकार से आप काटेंगे, ये आपको पता चलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे 6 के अपोजिट क्या क्या पॉसिबल, 2 और 5 तो आप पहले ही काट दो, क्योंकि 2 और 5 आपस में, ये 2 और 5 तो कट गया, ठीक है। अब आपको देखना है कि 1 और 4 आएगा क्या। देखिए यहाँ पे 6 के अपोजिट 4 आएगा क्या, 6 के एडजेसेंट में है ना 4, 6 के एडजेसेंट में अगर 4 है तो जहाँ जहाँ ऑप्शन में आपको 4 दिख रहा है वो भी काट दो, इसको भी काट दो। ये ऑप्शन पहले ही काट चुका था तो 1 और 3 आएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते थे आप, ठीक है। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही लिखना है वो देखना है, ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है ना कि कौन सा ऑप्शन आया है। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। सेम क्वेश्चन अभी तक कर रहे थे हम, आपसे पूछा गया था कि बताओ 6 के अपोजिट कौन सी सरफेस आएगी, ठीक है, और ऑप्शन आपको दिए गए थे, आपको पता था 1 और 3। ये तो सिंपल सा ऑप्शन है, अभी ऑप्शन को मैं थोड़ा सा रीडिज़ाइन करता हूँ। तो देखें यहाँ पे 6 के अपोजिट, अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ऑप्शन को एलिमिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। एक तो 2 और 5 तो आ ही नहीं सकते, 2 और 5 तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि 2 और 5 तो आपस में अपोजिट हैं, ठीक है, इसलिए ये कट गया। उसके बाद 6 की एडजेसेंट सरफेस है 4, ये अपोजिट पूछ रहा है, तो 4 जहाँ जहाँ है उसको काट दिया मैंने, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे 1 और 3, तो 1 और 3 तो वैसे भी आपने निकाला था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ अपोजिट टू एफ, एफ के अपोजिट क्या है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए बी और डी यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहे हैं आपको। तो बी और डी में अगर आप कॉमन देखोगे, बी और डी में, तो बी से जब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये मूवमेंट है क्लॉकवाइज, और बी से डी जब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ए के अपोजिट क्या आ जाएगा, सी, ठीक है, ए के अपोजिट सी आ जाएगा। उसके बाद बी स्लैश डी के अपोजिट क्या आ जाएगा, बी स्लैश डी के अपोजिट क्या आ जाएगा, ई और एफ, क्योंकि बी तो एडजेसेंट है ना, यही तो 2 कंपेयर कर रहा था मैं, ये एक साथ आ जाएंगे, फिर जो बाकी 2 बच गए वो ई और एफ आ गए, ठीक है। 6 सरफेसेस होती है ना इसमें डाइस में, ठीक है। तो इस प्रकार से व्हाट इज अपोजिट टू एफ। अब आपसे पूछा गया है कि भाई बताओ एफ के अपोजिट क्या है, और ऑप्शन आपके पास अब इन्होंने दिए हैं, ठीक है। सारा खेल जो है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि सारा खेल किसका होता है, ऑप्शंस का। ऑप्शन आपके पास ये गिवन है कि भाई बताओ कि क्या क्या आएगा। सबसे पहले ए और सी को काट दो, ए और सी को काट दो, क्योंकि ए और सी तो आपस में अपोजिट हैं। अब बताओ कि भाई ई आएगा कि बी आएगा। ई तो नहीं आ सकता, क्योंकि ई जो है वो एफ के अपोजिट सरफेस थोड़ी, वो तो एडजेसेंट सरफेस है, ई नहीं आएगा। इसका मतलब इस ऑप्शन में क्या आंसर आ जाएगा, बी। एग्जैक्ट नहीं पता था आपको, क्योंकि आंसर डी भी आ सकता है, लेकिन सिंस ऑप्शन में डी नहीं है तो सिर्फ बी है, तो बी आंसर आएगा। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से हो तो क्या करोगे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे ए तो कट गया, क्योंकि ए तो नहीं आएगा। अब ऑप्शन में बी भी है, डी भी है, क्या करोगे आप, बी भी है, डी भी है। अब बताओ बी आएगा कि डी आएगा। ऐसे केस में आप लिखेंगे कैनॉट बी डिटरमाइंड। सी एंड डी का मतलब होता है कैनॉट बी डिटरमाइंड। एग्जैक्टली तो नहीं बोल पाओगे आप कि बी आएगा या डी आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा, सी एंड डी। अगर ऑप्शन इस प्रकार से हो कि भाई बताओ कि ए आएगा, डी आएगा, ए आएगा, डी आएगा, या कैनॉट बी, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। देखिए यहाँ पे इन्होंने ए यहाँ पे ऑप्शन बी है, इसको ऐसे लिखो बी, ठीक है, बी लिखो यहाँ पे। अब देखिए अब आपको बताया गया है कि बी आएगा, डी आएगा। अगर इसमें चेंज हो कि ऑप्शन ए आर बी, ऑप्शन ए आर बी या सी एन डी आएगा, तो ऐसे केस में आपको आंसर क्या आएगा। आपको पता है कि यहाँ अपोजिट से जो एफ का अपोजिट या तो बी आएगा या तो डी आएगा। तो उसी प्रकार से इसने क्वेश्चन में दिया भी है बी और डी, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ये कह भी रहा है कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, इसका मतलब दोनों में से एक तो सही होगा। कैनॉट बी डिटरमाइंड इस केस में नहीं लिखोगे आप, क्योंकि ऑप्शन इसने इस प्रकार से दे रखे हैं। और मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर आपको इसने यहाँ पे क्वेश्चन में, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, और अब आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से हैं, तो ऑप्शन से ही सारा खेल होता है कि कुछ क्वेश्चंस को आप किस प्रकार से करोगे। अब ये कह रहा है कि ए आएगा क्या, ए तो नहीं आएगा। बी आएगा क्या, हाँ पॉसिबिलिटी है। ये कह रहा है कैनॉट बी डिटरमाइंड या नन ऑफ दीज। अब मुझे बताओ कि इसमें कैनॉट बी डिटरमाइंड लिखोगे या नन ऑफ दीज लिखोगे, ठीक है। तो ये आपको सीखना है यहाँ पे कि कब लिखना है कैनॉट बी डिटरमाइंड और कब लिखोगे नन ऑफ दीज। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपको ए भी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे जहाँ नन ऑफ दीज और सी एंड डी, क्योंकि एग्जैक्टली आपको नहीं पता कि बी आएगा कि डी आएगा। बी तो यहाँ पे लिखा है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता आपको, तो ऐसे केस में क्या लिखोगे आप, कैनॉट बी डिटरमाइंड। क्या लिखोगे, कैनॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन अगर ऑप्शन इस प्रकार से हो आपके पास जिसमें ए बी सी और नन ऑफ दीज लिखा हो, तो ऐसे केस में आंसर आएगा
नन ऑफ दिस। क्या आएगा? नन ऑफ दिस, क्योंकि डी नहीं आया ना यहाँ पे, एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो आपकी बी का बी आंसर आएगा। अगर इसमें कोई और लिखा होगा, नन ऑफ दिस की जगह यहाँ पे कुछ और ऑप्शन लिखा होता है, एफ मतलब कुछ भी, तो फिर आप बी लिख लेते हैं। जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं ना कि आप मैं क्या करूं, जब एक ही चीज़ आपके पास रह जाए तो आप कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे देखा आपने कि कब आपको सी एन डी लिखना है, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिखना है, और कब आपको नन ऑफ दिस लिखना है। सी एन डी जो है दैट इज वो आप अगर नन ऑफ दीज और सी एन डी साथ में होंगे तो आप लिखोगे सी एन डी, क्योंकि यहाँ पे आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो कि भाई क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसलिए आपने लिखा। ज़्यादा प्रेफरेंस आपने किसको दी? कैन नॉट बी डिटरमाइंड को। लेकिन अगर ऑप्शन इस प्रकार से हो तो इस प्रकार में ऑप्शन में आप क्या लिखोगे? नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए आप। अब क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे देख लीजिए कि क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। ठीक है, अब थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे मैंने स्टार मार्क भी कर रखा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एज इट इज़ क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। आपको कंसेप्ट सीखना है यहाँ पे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को अप्रोच करना है यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ज़रा, 1 2 और 6, और यहाँ पे 1 और 6, यहाँ पे 1 और 6 है, और यहाँ पर भी क्या है? 1 और 6। आप ज़रा देखिए 1 और 6 में, एक 6 से जब 1 की ओर जा रहे हो आप, तो आप जा रहे हो क्लॉकवाइज, और यहाँ जब 6 से 1 की ओर जा रहे हो तो आप जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब 2 और 4 तो कन्फर्म ये अपोजिट हैं। 1 और 6 आपको नहीं पता है, तो इस केस में आ जाएगा 3 और 5, क्योंकि 1 और 6 यहाँ पे देखिए दो सरफेसेस कौन सी रही? 3 और 5, तो 3 और 5 आएगा यहाँ पे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि बताओ इस सरफेस पे क्या आएगा। इस सरफेस में एक तो क्लियर है, ना तो 3 का अपोजिट आएगा ना तो 5 का अपोजिट आएगा। ठीक है, तो 3 का अपोजिट और 5 का अपोजिट क्या है? या तो 1 या तो 6, तो ये दोनों काट दो, ये 1 और 6 वाला तो काट दो। ठीक है, 3 5, आप देखें यहाँ पे 3 या 5 में से ये 6 भी कट जाएगा, ये 6 भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि या तो ये 3 का अपोजिट है या तो ये 5 का अपोजिट है। दो में से किसी एक का तो श्योर शॉट ये अपोजिट है। जब श्योर शॉट है तो 6 को काट दीजिए, आप यहाँ पे भी 6 को काट दीजिए। अब ऑप्शन बचा 1 या फिर 2 2/4, 2, अब 2 या 4। अब देखें यहाँ पे कि इसमें आंसर क्या आ जाएगा, कि आंसर जो है यहाँ पे या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, ये कंफर्म है। क्यों? क्योंकि 2 और 4 क्या हैं? आपस में अपोजिट सरफेसेस हैं। तो मैंने आपको थंब रूल बोला था कि कोई भी दो सरफेसेस आपस में ना एक साथ दिख सकती हैं ना एक साथ छिप सकती हैं। तो भाई साहब 2 और 4 में से किसी एक को तो यहाँ पे दिखना ही पड़ेगा ना, तभी तो नहीं छुप पाएंगे एक साथ वो। तो 2 और 4 में से एक ऑप्शन आएगा। तो ये आपने इस प्रकार से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है, बात बड़ी सिंपल सी है कि भाई नो टू सरफेसेस कैन ईदर बी सीन टुगेदर नॉट दे कैन बी हिडन टुगेदर। बट इसको अप्लाई कैसे करना है और कहाँ पे अप्लाई करना है, यही तो सारा खेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए इस क्वेश्चन में 2 3 और 5, यहाँ पे 2 और 3 का कॉम्बिनेशन देख लीजिए। यहाँ पे जब आप 3 से 2 यहाँ पे जा रहे हो तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, लेकिन जब आप यहाँ पे 3 और 2 की मूवमेंट देख रहे हो तो 3 और 2 की मूवमेंट देख रहे हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब 5 और 4 आपस में क्या है? अपोजिट सरफेसेस। ये तो कन्फर्म हो गया, 5 और 4 कन्फर्म हो गया। इसका मतलब 2 और 3 की जगह क्या आ जाएगा? या तो 1 होगा या तो 6 होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ से पूछा गया है कि इस मिसिंग नंबर पे क्या आएगा। तो ये आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ पे 5 का अपोजिट नहीं आएगा ना ही 3 का अपोजिट आएगा। तो 5 का अपोजिट क्या है? 4। तो 4 जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है आपको वो काट दो, 4 जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है वो उसको काट दो। ठीक है, अब आपको 3 का अपोजिट देखना है। तो 3 का देखो, 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 3 यहाँ पे लिखा है, यहाँ भी ऑप्शन में इसने 3 लिख दिया, तो कैसे होगा? 3 तो होगा ही नहीं, 2 और 3, तो ये ऑप्शन कट गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 6। तो ये आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है और ऑप्शंस के साथ खेलना कैसे, ये आपको आना चाहिए रीजनिंग में। ठीक है, यही सब चीज़ें आप सीखने आए हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चंस हैं, बस सिर्फ ऑप्शन का खेल है कि ऑप्शन को किस प्रकार से वो देख रहा है यहाँ पे। तो 1 और 3 देख लीजिए, यहाँ पे 1 और 3 देख लीजिए। यहाँ पे 3 से 1 जब आप जा रहे हो तो क्लॉकवाइज है, 3 से 1 जब आप जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब 2 के अपोजिट 4 जो है वो 100% कन्फर्म है। अब इसका मतलब 1 और 3 के अपोजिट क्या आ जाएगी? या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा।
अब यहाँ पे क्या दिया आपको, यहाँ पे दो चीज़ें पूछी गई हैं हमसे, दो क्वेश्चन मार्क्स है यहाँ पे, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो बताओ यहाँ पे क्या क्या आएगा। तो एक तो कन्फर्म आ गया यहाँ पे कि भैया 6 के ऑपोजिट जो चीज़ है वो चीज़ यहाँ पे नहीं आ सकती। और एक और चीज़ है ना, यहाँ पे 2 और 4 में से एक चीज़ तो होनी चाहिए एक जगह। 2 और 4 जो है वो आपस में अपोजिट सरफेसेस हैं, इसका मतलब दे शुड बी, दे कैन, वो एक साथ छुप नहीं सकती हैं। तो एक साथ छुप नहीं सकती हैं तो 2 और 4 एक साथ तो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 4 आपस में अपोजिट सरफेसेस है। इसमें लिखा 2 एंड 4, 2 एंड 4 की पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 2 और 4 आपस में अपोजिट है, यहाँ पे तो एडजेसेंट में लिखी है, तो ये आ गया गलत आंसर। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कि किस प्रकार से बाकी ऑप्शंस को करेंगे आप। अब 6 के ऑपोजिट जो है वो 6 के ऑपोजिट या तो 1 होगा या तो 3 होगा। क्या होगा? 1 और 3। तो 1 और 3 यहाँ आपस में क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि यहाँ पे 1 और 3 आए? नहीं पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 6 के ऑपोजिट में है 1 और 3। जब 6 के ऑपोजिट में यहाँ 1 या 3 आएगा तो गलत हो जाएगा ना वो। ठीक है, इसलिए इस ऑप्शन की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ऑप्शन बचा आपके पास या तो 2 और 5 आएगा या तो 3 और 5 आएगा। अब आपको देखना है कि इस ऑप्शन में यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कि 6, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे 6 का अपोजिट नहीं आएगा। ठीक है, 6 का अपोजिट नहीं आएगा, तो 6 के अपोजिट में मैंने आपको बता दिया कि 1 और 3 की 1 या 3 आ सकता है। मतलब 1 और 3 की पॉसिबिलिटी 6 के अपोजिट में है, तो 1 और 3 दोनों नहीं आएंगे, तो 1 और 3 तो नहीं आएंगे। 2 और 4 जो है सिंस दे आर अपोजिट टू ईच अदर, तो दोनों यहाँ पे नहीं आएंगे। इन ऑप्शन में देख लीजिए, लेकिन 2 और 4 में से किसी एक सरफेस पे तो आना ज़रूरी है ना, क्योंकि 2 और 4 जो है वो आपस में अपोजिट तो हैं, लेकिन एक साथ ना दिख सकते हैं ना एक साथ छिप सकते हैं। इसका मतलब किसी एक सरफेस पे 2 का होना बहुत ज़रूरी है, किसी एक सरफेस पे 2 का होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन में देखिए कि 2 किस ऑप्शन में है, तो 2 इस ऑप्शन में है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? 2 एंड 5। क्या आंसर आ जाएगा? 2 एंड 5। तो यू शुड नो हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। इसमें देखिए, इसमें भी सिमिलर टाइप 2 क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे, तो देख लीजिए यहाँ पे 1 और 3 जो है यहाँ पर कॉमन है, 1 और 3 यहाँ पर कॉमन है, लेकिन 3 से 1 जाते हुए यहाँ पे रोटेशन क्लॉकवाइज है, और 3 से 1 यहाँ पे जाते हुए रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब 2 और 4 जो है वो श्योर शॉट क्या है? अपोजिट हैं। श्योर शॉट क्या है? अपोजिट हैं, लेकिन 2 इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे। अब इसका मतलब 4 तो नहीं आएगा। अब जिस जिस ऑप्शन में 4 है उसको काट दो, जिस जिस ऑप्शन में 4 है उसको काट दो, आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शंस। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये था केस सेकंड। अब ये जो केस सेकंड देखा आपने, इसी टाइप में अब देखो, अब पहले हमने देखा 1 साइड कॉमन, अब हमने देखा 2 साइड कॉमन, अब हम देखेंगे नो साइड कॉमन। क्या देखेंगे अब हम? नो साइड कॉमन। अब कोई भी साइड जब कॉमन नहीं होगी तो वहाँ पे कंसेप्ट आता है, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि कोई भी साइड कॉमन नहीं है, ये 1 2 3 है। नो साइड कॉमन का क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब 4 5 6, ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। जब ऐसा केस हो तो ऐसे केस में एक नया कंसेप्ट उधर ऊपर के आता है, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस का। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस का। अब ये स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस क्या चीज़ है? स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होती है जिसमें अपोजिट सरफेसेस या अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो 7 के बराबर होता है। अपोजिट साइड्स का सम किसके बराबर होता है? 7 के बराबर होता है। ये होती है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, जो आपने देखी भी होगी। और जनरल डाइस क्या होती है? जनरल डाइस सम अप किसी भी 2 एडजेसेंट साइड्स का सम अगर 7 आ गया, किसी भी 2 एडजेसेंट साइड्स का सम अगर 7 आ गया, इसका मतलब वो क्या हो गया? वो आ गया जनरल डाइस आपकी। ठीक है, तो आपने देखा स्टैंडर्ड डाइस का केस क्या है? अपोजिट सरफेसेस का सम जो है वो 7 के बराबर होता है। और किसी भी डाइस, जनरल डाइस एडजेसेंट, अगर किसी भी डाइस में अगर एडजेसेंट साइड्स का सम 7 के बराबर है तो वहाँ पे वो केस क्या हो जाएगी? जनरल डाइस। अब इस स्टैंडर्ड डाइस में होता क्या है? ये जो स्टैंडर्ड डाइस में फिक्स आंसर्स हैं, फिक्स आंसर्स, क्योंकि सम अपोजिट सरफेसेस का सम 7 है। इसका मतलब ए के अपोजिट क्या होगा? 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट क्या होगा? 4। तभी तो फिक्स है ना, तभी तो सम 7 आएगा। 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7। तो ये आंसर्स फिक्स होते हैं स्टैंडर्ड डाइस के केस में। ठीक है, लेकिन जनरल डाइस के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जनरल डाइस के केस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नीचे।
अब सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई कीजिए आपकी कौन सी डाइस जो है वो स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सी डाइस जो है जनरल डाइस है। तो ये स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस का कंसेप्ट कब आएगा, जब आपके पास दो यहाँ पे फिगर्स दी होंगी और दोनों फिगर्स में आपको कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा ना, तो आपके दिमाग को हिट करना चाहिए कि हाँ यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस का। तो देखिए यहाँ पे 5 और 2 का सम कितना होता है 7, इसका मतलब ये क्या आ गया जनरल डाइस, ये क्या आ गया जनरल डाइस। और यहाँ पे देखिए 6 और 1 का सम जो है वो 7 आ गया, तो इसका मतलब ये भी क्या आ गया जनरल डाइस। ठीक है, यहाँ पे 3 और 4 का सम जो है वो ये भी जनरल डाइस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे किसी भी एडजेसेंट साइड्स का सम जो है वो 7 के बराबर नहीं है। जब 7 के बराबर नहीं होगा तो ये क्या है स्टैंडर्ड डाइस, क्या है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो इस केस में ये जो जनरल डाइसिस के केस हैं, जैसे मैं इस केस की अगर मैं बात करूं तो इस केस में अपोजिट सरफेसेस कैसे लिखते हैं हम, तो ये जो 3, 4 और 5 है ये एक तरफ लिख दो, जो बाकी के सरफेसेस बच गए 1, 2 और 6, तो ये इस प्रकार से अपोजिट, इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा आपको। इसका मतलब 3 के अपोजिट आपसे पूछा तो इनमें से कोई भी हो सकता है, 4 के अपोजिट पूछा तो इनमें से कोई भी हो सकता है, 5 के अपोजिट पूछा तो इनमें से कोई भी हो सकता है। उसी तरीके से 1 का अपोजिट पूछा तो इनमें से कोई भी हो सकता है, 2 का अपोजिट पूछा तो कोई भी हो सकता है, 6 का अपोजिट पूछा तो कोई भी हो सकता है। तो ये है जनरल डाइस में। अगर इस केस में देखें तो इस केस में लिखते हैं आप 1, 2, 5, इनके अपोजिट जो रह गए वो आ गया 3, 4 और 6। तो इस प्रकार से लिखोगे। इसमें किस प्रकार से अपोजिट लिखते हैं कि 1, 2 और 6 जो रह गए, कौन कौन से रह गए 3, 4 और 5। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखना है। तो ये स्टैंडर्ड, सिंस ये स्टैंडर्ड डाइस है तो स्टैंडर्ड डाइस में तो फिक्स है 4 के अपोजिट 3 आएगा, 2 के अपोजिट 5 आएगा और 6 के अपोजिट 1 आएगा, क्योंकि सम किसके बराबर होना चाहिए, अपोजिट साइड्स का सम किसके बराबर होता है 7 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, आप किसी का भी अपोजिट पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए ये 1, 2, 3 है, ये 4, 5, 6 है। अब यहाँ पे सिंस यहाँ पे कॉमन कोई भी नहीं है, कॉमन कोई भी नहीं है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये यहाँ मैं चेक करूँ कि जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। मतलब ये होता क्या है बेसिकली, ये एक ही डाइस के दो पासे होते हैं। ठीक है, दो सिनेरियोज होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे सम तो 7 कहीं भी नहीं आ रहा, ना यहाँ आ रहा है ना यहाँ आ रहा है, किसी भी एक, इसका मतलब यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स का सम 7 नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये होगी स्टैंडर्ड डाइस। क्या होगी स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस में आंसर्स फिक्स हैं, 1, 5, 2, 1, 6, 2, 5, 3, 4। जब आंसर्स फिक्स हैं तो जो मर्जी आपसे पूछ ले, किसी भी सरफेस का अपोजिट पूछ सकता है आपसे, तो जो मर्जी पूछ ले वो आप आंसर कर लोगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दो डाइसेस हैं, इन दोनों डाइसेस में आपस में कोई कॉमन है कुछ नहीं है। लेकिन आप चेक करोगे आप जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, तो यहाँ पे चेक करने पे आपको पता चला कि ये डाइस जो है वो जनरल डाइस है, जनरल डाइस है। इसका मतलब अब क्या लिखोगे आप, 1/2/6 के अपोजिट क्या होगा 3/4/5, 3/4। यहाँ पे भी देखो आप, सम क्या है 7 के बराबर। इसका मतलब अब आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ कि अगर मान लो इस क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि बताओ 2 के अपोजिट क्या आएगा, तो 2 के अपोजिट क्या आएगा, 3 भी आ सकता है, इस तरफ देखो 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो कुछ भी आ सकता है इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1, 2, 3, यहाँ पे दिया है 3 कॉमन। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, इसको 6 कर लो, 6। ठीक है, 6 कर लीजिए। तो 1, 2, 3 कर लिया। यहाँ पे आपने देखा ये जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, तो ये डाइस क्या है स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में मैंने आपको बता दिया कि ये स्टैंडर्ड डाइस और स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, उसी तरीके से ये ABCDEF है, तो इस केस में आप सीधा लिखेंगे A/, क्योंकि कॉमन नहीं है कोई। अब जब कॉमन नहीं है कोई, A/B/C के अपोजिट क्या आ जाएगा D/E/F। तो इसमें से कोई भी अपोजिट, A के अपोजिट DEF में से कोई भी, B के अपोजिट DEF में से कोई भी, C के अपोजिट DEF में से कोई भी। उसी तरीके से यहाँ पे ये भी, अब ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि ये आपको सिंबल्स दिए हैं यहाँ पे और सिंबल्स का अपोजिट आपको देखना कि कोई भी सिंबल यहाँ पे कॉमन तो है नहीं। अब जब कोई भी सिंबल कॉमन नहीं है तो आप क्या करोगे, ये @ ये मतलब इस प्रकार से आपको देखना है। ठीक है, तो ये आ गया हैश और अल्फ़ा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। तो आपसे दोस्तों इतना ही अनुरोध है, एक तो वीडियोस को जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो नोट्स बनाना शुरू कर दो। हर रोज़ 7 बजे जो है वो आपकी क्लास जो है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी।
ठीक है। दूसरा, आप टेलीग्राम का लिंक नीचे चैनल में मिल जाएगा आपको, उस टेलीग्राम के लिंक पे आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको 1-2 दिनों से वर्कबुक मिलना, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं जब एमसीक्यूज़ की सीरीज़ शुरू करूँगा तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और थोड़ा बहुत अपना प्यार दिखाइए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।